हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लेटेस्ट चेंज द फ्यूचर। फ्रेंड्स, आज का हमारा साइकोलॉजी का टॉपिक है मापन और मूल्यांकन। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखते हैं मापन क्या होता है। जब हम बच्चे की सिर्फ ज्ञान के बारे में देखते हैं कि हमने उसे पढ़ाया, उसके टेस्ट लिए, एग्ज़ाम लिया, देख लिया उसका क्या परिणाम रहा, उसके अकॉर्डिंग हम बच्चे को होशियार बच्चा, कमज़ोर बच्चा या फिर अच्छा या बुरा बता देते हैं। सिर्फ ज्ञान की जांच करके अगर हम बच्चों के व्यवहार की जांच करते हैं तो वो होता है हमारा मापन। लेकिन अगर हम ज्ञान के साथ साथ उसकी जैसे खेलों में क्या क्रियाएं हैं, अन्य क्रियाओं को भी देखते हैं। जैसे किसी की आर्ट में यानी अच्छा आर्ट वर्क कर सकता है, गेम्स में अच्छा है, अन्य क्रियाओं को भी, उसके भावों को यानी वो किसी चीज़ को अपने भावों से किस तरह से समझता है, किस तरह से बताता है उस चीज़ को, यानी उसकी क्रिएटिविटी कैसी है, इन चीज़ों को, सारे पक्षों को अगर हम बच्चों को देखते हैं तो वो होता है हमारा मूल्यांकन। यानी कि मापन में केवल ज्ञानात्मक व्यवहार की जांच की जाती है, यानी उसका ज्ञान कैसा है, और मूल्यांकन में ज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावात्मक तीनों प्रकार के व्यवहार की जांच की जाती है। मापन में केवल परिणाम का बोध होता है, यानी उस बच्चे ने 11वीं क्लास में जो ज्ञान लिया है उसके इतने परसेंटेज बने और इसका परिणाम ये आया, सिर्फ परिणाम के बारे में बताएगा। लेकिन मूल्यांकन में उसके रिजल्ट जो है उसके साथ साथ वो गेम्स में कैसा रहा, अन्य एक्टिविटी में, क्रिएटिविटी में कैसा रहा, सारी चीज़ों को देखकर उस बच्चे के बारे में बताया जाता है। यानी मूल्यांकन में परिणाम के साथ साथ गुणों का भी बोध कराया जाता है। उसके बाद मूल्यांकन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। कैसी? निरंतर यानी लगातार चलती है। यानी कभी हम उसके ज्ञानात्मक भाव को, उसके पक्ष को देखते हैं, कभी क्रियात्मक पक्ष को, कभी भावात्मक पक्ष को देखते हैं, अलग अलग पक्षों की जांच करते हैं। इसलिए मूल्यांकन हमें निरंतर करना पड़ता है, इसलिए मूल्यांकन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। मूल्यांकन क्यों करते हैं? मूल्यांकन का करने का सिर्फ एक उद्देश्य होता है कि हम उसके बच्चे के शैक्षिक उद्देश्यों का पता लगा सकें, यानी उसके शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं उनको पता लगा सकें, इसलिए हम मूल्यांकन करते हैं। अब एग्ज़ाम में मापन और मूल्यांकन की कोठारी आयोग द्वारा दी गई परिभाषा बहुत इम्पोर्टेंट है, ये पूछने के चांस होते हैं। अब देखते हैं ये कोठारी आयोग ने मापन और मूल्यांकन के बारे में क्या परिभाषाएँ दी हैं। कोठारी आयोग ने बताया था कि मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है, यानी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये बात कोठारी आयोग ने बताई, तथा शिक्षा की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। यानी शिक्षा की प्रक्रिया संपूर्ण तभी होती है जब उसमें मूल्यांकन को सम्मिलित किया जाए। ये बात किसने बताई? कोठारी आयोग ने। शिक्षा के उद्देश्य से पूर्ण रूप से संबंधित हैं, यानी शिक्षा के उद्देश्य मूल्यांकन से ही पूरे होते हैं। मूल्यांकन के द्वारा शैक्षिक उपलब्धि की ही जांच नहीं की जाती, बल्कि उसमें सुधार में भी सहायता मिलती है। यानी इस परिभाषा को आप ऐसे याद रखना कि किसने ये कहा था कि शैक्षिक उपलब्धि के में जांच के साथ साथ सुधार भी कर सकते हैं। ये बात आप कनेक्ट कर दो। जब भी हमें कोई परिभाषा याद करनी है, हम उस परिभाषा का केवल एक या दो शब्द को कनेक्ट करते हैं ताकि वो परिभाषाएँ याद रह जाए। यानी कोठारी जी ने कहा था कि शिक्षा की जांच ही नहीं करनी, उसमें सुधार भी करना है। इसके बारे में कोठारी आयोग ने बताया था। अब इसके बाद में परिभाषाओं के बारे में, अब मापन और मूल्यांकन में क्या अंतर होता है, इन चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। मापन क्या होता है? देखो फ्रेंड्स, हमने देखा था कि जब हम सिर्फ बच्चे के ज्ञानात्मक पक्ष को देखते हैं तो तब होता है मापन, यानी कि मापन का क्षेत्र क्या होता है? सीमित। लेकिन अगर हम बच्चे के ज्ञानात्मक पक्ष के साथ साथ भावात्मक और क्रियात्मक पक्ष को भी देखते हैं तब वहाँ क्या होता है? मूल्यांकन। एक अंतर तो ये हो गया कि मापन और मूल्यांकन में क्या अंतर है। उसके बाद में देखो, जब हम बच्चे की सिर्फ ज्ञानात्मक पक्ष को देखते हैं तो उसकी तुलना नहीं कर सकते, यानी ये बच्चा कैसा है, होशियार है या कमज़ोर है, कैसा बच्चा है। क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ उसके ज्ञान को, पढ़ाई को देखा है, यानी उसने इतने परसेंटेज बनाए हैं, तो सिर्फ परसेंटेज से हम ये पता नहीं लगा सकते कि वो बच्चा कैसा है।
उसके व्यवहार का पता नहीं लगा सकते। लेकिन अगर हम उसके ज्ञानात्मक, क्रियात्मक, भावात्मक तीनों पक्षों को देखकर हम उसका तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं कि ये इस क्षेत्र में कमज़ोर है या इस क्षेत्र में होशियार है, उसकी तुलना कर सकते हैं। मापन में क्या होता है कि सिर्फ जैसे मैंने कहा था, टेस्ट लिया, रिजल्ट आया, परसेंटेज यानी अंक दिए जाते हैं। लेकिन मूल्यांकन में क्या होता है, पहले अंक दिया जाता है, उसके बाद में मूल्यांकन किया जाता है, अंक देने के बाद में। मापन में क्या होता है कि सिर्फ इसमें भविष्यवाणी नहीं कर सकते। कैसे कि जैसे अगर इस बच्चे ने 90% बना लिए तो 90% बनाने से ये नहीं कह सकते कि ये आगे बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करेगा। सिर्फ परसेंटेज से नहीं होता, यानी इसको देखते हुए इसकी भविष्यवाणी नहीं कर सकते। लेकिन मूल्यांकन में यानी उसकी क्रिएटिविटी कैसी है, उसकी अदर और एक्टिविटी कैसी है, सारी चीज़ों को देखकर हम उसके बच्चे की भविष्यवाणी जरूर कर सकते हैं। यानी अगर हम बच्चे का मूल्यांकन करेंगे तो बच्चे की भविष्यवाणी भी कर सकते हैं। इसके बाद मापन में जैसे मैंने बताया कि बच्चे के परसेंटेज बनते हैं, सिर्फ संख्या पता चलती है, यानी जैसे 98 बन गए तो ये सिर्फ एक संख्या पता चली है। लेकिन अगर हम बच्चे का मूल्यांकन करते हैं तो संख्यात्मक और वर्णात्मक यानी गुणात्मक, यानी उसके गुणों का भी पता लगा सकते हैं। संख्या में बता सकते हैं कि ये भाई कितना होशियार है, यानी इतने परसेंटेज बने तो इतना होशियार है, ये बता दिया। लेकिन वो गुणों में कैसे हैं, ये सिर्फ हम मूल्यांकन के द्वारा ही पता लगा सकते हैं। कैसे, जैसे हमने मान लिया कि एक बच्चा क्रिकेट में अच्छा है, अगर वो अच्छा खेल रहा है तो हम बता सकते हैं कि भाई इसकी भविष्यवाणी भी कर सकते हैं। लेकिन क्रिकेट खेलते हुए वो और बच्चों के साथ कैसा व्यवहार कर रहा है, इसे देखते हुए हम उसके गुणों के बारे में भी बता सकते हैं। इसलिए मूल्यांकन संख्यात्मक और गुणात्मक दोनों के बारे में बताता है। इसके बाद देखो, जब हम मूल्यांकन करते हैं तो हमें पता चलता है कि बच्चा कहाँ पे कमज़ोर है और कहाँ पर होशियार है, यानी किस क्षेत्र में बच्चा कमज़ोरी महसूस कर रहा है और किस क्षेत्र में बच्चा दक्ष है। यानी हम उसके कारणों का पता लगा सकते हैं, यानी कारणों का पता लगाना यानी निदान करना, और कारणों का पता लगाकर उसका उपचार भी कर सकते हैं। यानी मूल्यांकन करने के बाद बच्चों का निदानात्मक और उपचारात्मक दोनों प्रकार के शिक्षण संभव होते हैं। लेकिन सिर्फ उसके परसेंटेज देख के हम उसके निदान और उपचार नहीं बता सकते। अब आपको कह दें कि एक बच्चे के 58% बने हैं, तो आप बताइए कि अब वो बच्चा किस क्षेत्र में कमज़ोर है, क्या आप बता सकते हैं? नहीं बता सकते। लेकिन अगर आपको बता दें कि ये बच्चा बॉल को खेलते वक्त ये हमेशा अपोजिट साइड में मारता है, गेंद को अपोजिट साइड में लेके जाता है, तो उससे हम थोड़ा अंदाज़ा ले सकते हैं कि भाई बच्चे की क्या क्या कमजोरियां हैं। यानी उसके भावों को और क्रियाओं को देखकर हम उसका निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण कर सकते हैं, लेकिन परसेंटेज को देखकर हम नहीं कर सकते। इसलिए मूल्यांकन से निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण दोनों संभव है। इसके बाद मापन द्वारा मूल्यांकन के उद्देश्यों की पूर्ति होती है। यानी अगर हमने किसी चीज़ को माप लिया यानी उसके ज्ञान पक्ष को देख लिया, तो ज्ञान पक्ष के देखने के बाद हम उसका मूल्यांकन कर सकते हैं। यानी एक ज्ञान पक्ष का कर लिया तो मूल्यांकन के एक पक्ष की जांच तो हो गई। यानी इससे अपन क्या कह सकते हैं कि मापन द्वारा मूल्यांकन के उद्देश्यों की तो पूर्ति होती है। यानी कि मापन मूल्यांकन का एक अनिवार्य अंग होता है। लेकिन इसका उल्टा दिया हो कि मूल्यांकन मापन का एक अंग है, नहीं हो सकता। क्यों? मापन सीमित है, छोटा है, और मूल्यांकन क्या है? व्यापक है, बड़ा है। इसलिए छोटी चीज़ बड़े चीज़ का अंग होता है। ठीक है, ये आपको ऑप्शन में दे सकता है, 4 ऑप्शन दे देंगे कि बताइए इनमें से कौन सा सही है या कौन सा गलत है। तो इसमें आप ध्यान रखना, छोटी चीज़ ही बड़े चीज़ का हिस्सा हो सकती है। इसलिए मापन ही मूल्यांकन का अनिवार्य अंग है। अब देखिए, मूल्यांकन है, मूल्यांकन में 3 पक्ष थे, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। इसलिए ये कैसा होता है? मूल्यांकन बहुपक्षीय होता है। लेकिन मापन में सिर्फ हम ज्ञान के बारे में जांच करते हैं, इसलिए ये एक बार में किसी एक ही पक्ष से संबंधित होता है। अब हमने इसकी परिभाषाएं पढ़ ली, इसके अंतर पढ़ लिए। अब इसके बारे में हम मूल्यांकन की विशेषताओं के बारे में पढ़ते हैं।
मूल्यांकन की क्या विशेषताएं होती हैं? जैसा कि पहले हमने पढ़ा था, मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है, निरंतर चलती है। यानी मूल्यांकन जैसा बच्चा क्लास में आया तो वो पढ़ाई कैसे कर रहा है, तब उसकी हमने ज्ञानात्मक पक्ष को देख लिया। शाम को जब वो गेम्स खेलता है, खेल खेलता है, तब हमने उसके क्रियात्मक पक्ष को देख लिया। वो अपने दोस्तों के साथ कैसा व्यवहार करता है, हमने उसके भावात्मक पक्ष को देख लिया। यानी ये मूल्यांकन लगातार होता रहता है, यानी ये एक सतत प्रक्रिया है। मूल्यांकन सहकारी प्रक्रिया है, लचीली प्रक्रिया है, व्यक्तिगत प्रक्रिया है। यानी स्पेशल व्यक्तिगत किसी पे ये मूल्यांकन होता है। ये ऐसे नहीं होता कि सामूहिक सबको बिठा लिया फिर इनकी जांच कर ली। जैसे मापन में होता था, सबके परसेंटेज आ गए तो हम बता देते थे ज्ञानात्मक पक्ष का, लेकिन मूल्यांकन व्यक्तिगत करना पड़ता है। ये विद्यार्थी केंद्रित, विद्यार्थी को केंद्र में रखकर की जाती हैं। लचीली प्रक्रिया है, यानी इसमें सुधार भी किया जा सकता है। सुधारवादी, यानी ऐसे नहीं है कि हमने मूल्यांकन के नियम बना दिए, इसमें थोड़े से हमने सुधार भी कर सकते हैं, यानी इनमें चेंज भी कर सकते हैं। यह एक व्यापक प्रक्रिया है, जैसा कि हमने देखा था ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक तीनों पक्षों की जांच की जाती है। इसके बाद मूल्यांकन निर्णयात्मक प्रक्रिया है। कैसे कि जब हम किसी बच्चे का मूल्यांकन करते हैं, मूल्यांकन करने के बाद हम किसी निर्णय पर पहुंच सकते हैं, यानी कोई भी निर्णय दिया जा सकता है। जब हम उसकी सारे पक्षों की जांच कर लेते हैं, भाई हम बता सकते हैं कि हाँ ये बच्चा इस क्षेत्र में ऐसा है, इस क्षेत्र में ऐसा है, हम सारे पक्षों की जांच कर सकते हैं, यानी कोई निर्णय पर अंतिम में पहुंच सकते हैं। इसके बाद उद्देश्यनिष्ठता, यानी कि जब हम मूल्यांकन करते हैं तो उद्देश्यों का पता लगा सकते हैं, यानी आगे के इनके शिक्षण उद्देश्यों को निर्धारित कर सकते हैं कि कोई बच्चा है जब इसका मूल्यांकन किया जाता है तो उसके बाद में उसके शिक्षण उद्देश्य क्या होने चाहिए, कैसे होने चाहिए। उसके बाद मूल्यांकन एक विवरणात्मक प्रक्रिया है, यानी बताओ जब भी किसी बच्चे का मूल्यांकन कर सकता है, हम उसके सारे तथ्यों को, सारे तथ्य जितने भी हो, यानी उसके कमज़ोर क्षेत्र, उसके प्रबल क्षेत्र कौन से हैं, सारों के बारे में हम विवरण से बता सकते हैं। लेकिन मापन करने पे सारी चीज़ों के बारे में हम नहीं बता सकते। जैसे हमने बताया था कि 58% है, तब हम नहीं बता सकते कि ये किस क्षेत्र में कमज़ोर है, किस में ये होशियार है, नहीं बता सकते। लेकिन जब हम उसका मूल्यांकन करते हैं तब हम सारी चीज़ों का विवरण कर सकते हैं, यानी सब चीज़ों को डिटेल से बता सकते हैं। और मूल्यांकन क्या है? शिक्षा का एक आंतरिक अंग भी है, यानी कि शिक्षा का एक अभिन्न अंग है। अगर मूल्यांकन नहीं होगा तो उस शिक्षा को पूर्ण नहीं माना जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी मूल्यांकन की कुछ विशेषताएं। आई होप ये आपको समझ में आई होगी। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, आज हमने मूल्यांकन की परिभाषाएं पढ़ी, मूल्यांकन मापन में अंतर पढ़ा और इसकी विशेषताएं पढ़ी। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो समझ आ गया होगा। अगर इस वीडियो में आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट करके आप प्रॉब्लम्स पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।